Good afternoon, everyone. स्क्रीन दिखता है तो मुझे यस लिखेंगे। स्क्रीन दिख रहा है सबको? ठीक। देखिए, लास्ट टाइम हमने कुछ क्वेश्चन देखा था, इक्विवेलेंट वेट कुछ देख रहे थे, देन कुछ और इक्विवेलेंट वेट देखेंगे। जैसे इक्विवेलेंट वेट्स हर किसी चीज का निकल सकता है, चाहे आयन हो या मॉलिक्यूल्स हो या कंपाउंड हो, सॉल्ट हो, एसिड हो, बेस हो, कुछ भी हो, हर किसी का इक्विवेलेंट वेट निकलता है और हर किसी के लिए हमने फॉर्मूला देखा है। ठीक, तो कुछ फॉर्मूला आज फिर देखेंगे। जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड और बेस। देखिए, आप सबने 10th में एसिडिटी और बेसिसिटी पढ़ा है कि एसिडिटी है क्या, बेसिसिटी क्या होता है। आज उस चीज को यूज करेंगे इक्विवेलेंट वेट्स निकालने के लिए। ठीक है। अब जैसे इक्विवेलेंट वेट एसिड का क्या होगा कि मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। तो बेसिसिटी एक्चुअली होता क्या है, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच एटम्स या हाइड्रोजन एटम्स। किसी भी मॉलिक्यूल से या कंपाउंड से हाइड्रोजन कितना निकल सकता है उसको हम कहते हैं बेसिसिटी, सॉरी एसिड, बेसिसिटी फॉर एन एसिड। अब एक चीज देखिए, आप एक चीज नोट डाउन कीजिए कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम जो है वो पता कैसे करेंगे। तो जब सेंटर एटम से हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक होता है तो वो हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होता, मतलब सेंटर एटम उसको जल्दी रिप्लेस नहीं करता। लेकिन उसी जगह पे अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है सेंटर एटम से, तो वो हाइड्रोजन आसानी से निकल जाता है और उसको हम रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कहेंगे। अब जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए हमारे पास एग्जांपल है H3PO4। ठीक, अब H3PO4 में हमारे पास जो सेंटर एटम होगा वो हमारा P होगा, फास्फोरस। 4 ऑक्सीजन होंगे, 3 हाइड्रोजन होंगे। तो सेंटर एटम किसी भी मॉलिक्यूल में सिर्फ एक होता है। ठीक, अगर सिंपल मॉलिक्यूल है 1 सेंटर एटम। ठीक, अगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है तो मोर देन 1 सेंटर एटम। सेंटर एटम पॉसिबल। ठीक, ध्यान दीजिए, अगर सिंपल मॉलिक्यूल है तो सेंटर एटम एक ही होंगे, अगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है तो सेंटर एटम ज्यादा होते हैं। ठीक है, सेंटर एटम एक्चुअली आपके आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल में पहचानने का तरीका क्या है, तो उसकी जो वैलेंसी है वो ज्यादा होगी। सबसे पहली बात, उसकी वैलेंसी ज्यादा होगी और वो मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही होगा। अगर सिंपल मॉलिक्यूल है तो वो एक ही होगा उस केस में। जैसे यहाँ पे आप देखिए मॉलिक्यूल हमारे पास H3PO4। तो H3PO4 में फास्फोरस सिर्फ एक ही है और इसकी जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से भी ज्यादा है, ऑक्सीजन से भी ज्यादा है। इस केस में हम क्या करेंगे, पी को सेंटर एटम मानेंगे। ठीक है, अब हमको पता क्या करना है कि ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इसमें है कितना, या रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम हम देखेंगे से। तो सबसे पहली बात कि हमको क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर बना लेना है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखिए सेंटर एटम से आप क्या कीजिए, सबको जोड़ते चले जाइए। आप सबने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फर्स्ट फर्स्ट का फटाफट लिख के बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे।
2, 8 और 5। ठीक है, मतलब फॉस्फोरस की जो है वो वैलेंसी 5 है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 है। ठीक, अब ये क्या करेगा, जब इसका हम बॉन्डिंग चेक करेंगे तो इसका कितने हैं, 1 फॉस्फोरस, 4 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन। तो इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ हमने क्या किया, फास्फोरस लिख लिया। अभी फास्फोरस के साथ सबसे पहला काम हमारा होगा कि जो एक ऑक्सीजन है उस एक ऑक्सीजन को हम लिंक करेंगे, वो भी किसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे चला जाएगा फास्फोरस के। ठीक, अब बचे कितने यहाँ पे टोटल, 3 ऑक्सीजन। ठीक है, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ बनाने, कैसे बनाएंगे। जैसे फास्फोरस H3PO4 अगर हमारे पास रहे तो फास्फोरस में सबसे पहले एक ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड में चला जाएगा। ठीक, अगर एक ऑक्सीजन को हम डबल बॉन्ड में लगाना चाहे तो कैसे लगा सकते हैं, ये हमारा एक ऑक्सीजन हो गया, बचा 3 ऑक्सीजन। उसके बाद अब आप क्या कीजिए, 3 ऑक्सीजन को यहाँ पे बॉन्ड में लगाते चले जाइए। एक ऑक्सीजन ऊपर चला जाएगा, उसके बाद फिर वापस से एक ऑक्सीजन नीचे चला जाएगा। देन एक जो चौथा ऑक्सीजन है आपके पास, चौथे ऑक्सीजन को आप क्या करो, इस साइड से लगा दो। वैलेंसी 3 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के 5 होते हैं। फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस जो अपने ग्रुप का, एक चीज ध्यान रखिए, जो भी ग्रुप्स है तो मैक्सिमम बॉन्ड उतना दिखाता है कोई भी ग्रुप्स, हम पढ़ेंगे इसको आगे भी। ठीक है, आगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पढ़ेंगे इस चीज को, जितने भी एलिमेंट्स है वो अपने मिनिमम और मैक्सिमम बॉन्डिंग दिखाता है। ठीक, तो उस चीज को भी आप भूल जाइए कि 3 इलेक्ट्रॉन बाकी है तो 3 इलेक्ट्रॉन ही लेगा वो। इसमें एक ऑक्सीजन इस जगह पे, तो आपको टोटल 4 ऑक्सीजन H3PO4 में टोटल 4 ऑक्सीजन आपको इस टाइप से मिलता है। और अभी देखिए यहाँ पे आप पहले सुन लीजिए, उसका सवाल पूछेगा जो भी पूछ रहा है, पहले इस चीज को सुन लीजिए। आपका H3PO4 में फॉस्फोरस एक सेंटर एटम हो गया। देन
ये 4 ऑक्सीजन इस तरीके से लिंक होता है जिसमें से पहला ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड के साथ लिंक होगा, मतलब इसकी वैलेंसी फुलफिल्ड हो गई। उसका ये जो फास्फोरस है, फास्फोरस का 5 इलेक्ट्रॉन जो बचा बाहर में, वो क्या करते हैं, ये 5 बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, 3 सिंगल और 1 डबल। उसके बाद आपके पास 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन जो वो इसके साथ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इस टाइप से हाइड्रोजन इस टाइप से लगे। अब देखिए जो सेंटर एटम है फास्फोरस, एक्चुअली ये थ्योरी कहता क्या है, जो सेंटर एटम है फास्फोरस, इसके साथ अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक है तो उस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन जब हाइड्रोजन इसके साथ डायरेक्टली लिंक नहीं है तो ही वो रिप्लेस होगा, और इसी चीज को हम रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कहेंगे। तो इस कंडीशन में इसका जो बेसिसिटी होगा वो 3 हो जाएगा, मतलब 3 हाइड्रोजन ये रिलीज कर सकते हैं, तो ये इसका बेसिसिटी 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आपको बेसिसिटी निकालना है स्ट्रक्चर्स को बना के। तो ध्यान रखिए आपको स्ट्रक्चर ये ऐसा ये बनाना कैसे है, तो सेंटर एटम सबसे पहले ढूंढ लीजिए। सेंटर एटम ढूंढने के बाद जो ऑक्सीजन है आपका, सबसे पहला एक ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना दीजिए। डबल बॉन्ड बनाने के बाद जितने बचे हुए ऑक्सीजन है उसको लगा दीजिए, और फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट बचा हुआ है उसको उस ऑक्सीजन के साथ जोड़ते चले जाइए। ये आपको एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देगा। इसको आप अपने कॉपी में बना लीजिए फिलहाल, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, कौन पूछा सवाल, पूछिए, किसको डाउट था? किसका डाउट था उस टाइम? अरे डाउट है या नहीं? नहीं है तो लिखिए, फिर आगे पढ़ेंगे ना। अच्छा, प्रियांशु हो गया, ठीक। देखिए वापस ऊपर आते हैं टॉपिक पे। तो सेम तरीके से हम एसिडिटी भी निकालेंगे अभी किसी बेस के लिए। दूसरा फॉर्मूला हमारा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ बेस, ये हमको देगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी। तो एसिडिटी निकालने के लिए हम क्या ढूंढेंगे कि उसमें से OH ग्रुप कितना निकल सकता है, ठीक है। तो हम जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में एग्जांपल है आपके पास NaOH MgOH होल 2, ठीक। तो यहाँ पे NaOH में अगर एक OH निकलेगा तो इसका बेसिस एसिडिटी 1 हो जाएगा। MgOH होल 2 से 2 OH निकलेगा तो इसका एसिडिटी 2 हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से आपने 10th में पढ़ा है इस चीज को, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड और इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस निकालने के लिए। कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आप फटाफट खत्म कीजिए। देखिए यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे Mg और O लिखा है, तो यहाँ आपको जो ऊपर में ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगेगा इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाय वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। Mg और O के लिए ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा, एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाय वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। आपका 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला Mg का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे अगर,
तो एटॉमिक वेट ऑफ Mg मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय इसकी वैलेंसी, वैलेंसी कितनी होती है +2 डिवाइडेड बाय 2 होगा ये यहाँ पे, तब इक्विवेलेंट वेट आएगा। और ऑक्सीजन के केस में भी सेम चीज होगा, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इसका भी वैलेंसी 2 होता है। हो गया? नंदनी बन रहा है। देखिए यहाँ पे आपके पास टोटल आई क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से फॉर्मूलाज जो लगेंगे, एक तो पहले 2 क्वेश्चंस के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। इसमें मैग्नीशियम का +2 होगा, ऑक्सीजन का फिर -2 होगा, ठीक। देन MgSO4 में जब हम आएंगे, MgSO4 वहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, E is equal to molecular weight of compound divided by total charge on cation और anionic part। कैटायन आपका Mg2+ होगा और एनायन आपका SO4 2- होगा, क्वेश्चन नंबर सी के लिए। ए और बी हो गया सबका। एक आंसर कितना है? एक आंसर कितना आया? ए का आंसर कितना आया? ए का 12, बी का 8। हाँ रूपम, आवाज नहीं आ रहा, क्या पूछ रहे? आवाज नहीं आ रहा, क्या पूछ रहे? लिख के पूछिए। क्या पूछ रहे हैं लिख के पूछिए, आवाज सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है प्रियांशु, आंसर आपका, खुशबू का भी ठीक है। देखिए जो आपका एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट
का ठीक आधा हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट इस केस में, एलिमेंट के केस में, क्योंकि दोनों का वैलेंसी जो है वो 2 है। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, MgSO4। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास MgSO4। ये MgSO4 में अगर इसको ब्रेक करेंगे तो Mg 2+ में टूटेगा और SO4 2- में टूटेगा। ठीक है। देखिए MgSO4 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो Mg 2+ में टूटेगा और SO4 2- में टूटेगा अपने आयंस में। तो इस केस में ये कैटायन का +2 चार्ज और ये एनायन का -2 चार्ज। तो यहाँ जो फॉर्मूला लिखा गया है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायनिक पार्ट, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट MgSO4 का निकालिए, डिवाइड कीजिए 2 से, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो 2 है। बन गया? कितना आंसर आया MgSO4 का? बन गया सबका? आंसर कितना आया? 60। सबका ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए HCl, या HCl आप छोड़ दिए। देखिए यहाँ तक छोड़िए, आप इसको बनाइए H3PO3 को, H3PO3 को बनाइए। ये बनेगा ये इस वाले फॉर्मूला से, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड सॉल्ट। ये जो फॉर्मूला है D वाला, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वो देखिए, ये बनेगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड सॉल्ट वाले फॉर्मूला से। H3PO3 का पूरा मॉलिक्यूलर मास निकालिए और उसके बाद रिप्लेसेबल H एटम से डिवाइड कीजिए। HCl का भी वैसे ही निकलेगा, +1 चार्ज है उसका, तो आप 1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। फिलहाल आप H3PO3 का निकालिए और ये बताइए उसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना होगा। H3PO3 में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना होगा? H3PO3 का स्ट्रक्चर बना के देखिए रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना होगा और तब जाके इक्विवेलेंट वेट निकालिए। ठीक है नंदनी, आपका। चलिए सॉल्व कीजिए, इक्विवेलेंट वेट निकालिए। रूपम लिख के बताइए क्या डाउट है कुछ। देखिए आप लोग आवाज नहीं आता है मुझे। खुशबू स्ट्रक्चर बनाइए और तब देखिए उसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना होगा। मैंने आपको स्ट्रक्चर बना बताया था अभी, स्ट्रक्चर बना के देखिए। विपुल का भी ठीक है।
जिनको ठीक बोल रहा हूँ आप इक्विवेलेंट वेट निकालिए। रूपम क्या डाउट है आपका? ठीक है खुशबू। रूपम आपका लिखा हुआ तो आया, आंसर नहीं आया अब तक। मॉलिक्यूलर मास निकालिए S3PO3 का, सॉरी S3PO4 का, उसके बाद नहीं S3PO3 का, और उसके बाद उसको 2 से डिवाइड किया, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इसमें 2 होगा। प्रियांशु चेक योर आंसर। रूपम आंसर चेक कीजिए। खुशबू आपका ठीक है, प्रियांशु का भी ठीक है। नंदनी? रूपम 24 नहीं होगा, इट्स अराउंड 40 समथिंग, 40 के आसपास, 40 पॉइंट समथिंग। देखिए बाकी जो इसमें बचा हुआ है वो आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको आराम से बनाइए और फिर मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। देन नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन। सेम चीज है, फॉर्मूला वेट ऑफ एन आयन डिवाइड बाय चार्ज ऑन एन आयन। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए HSO4 माइनस, तो इसका पूरे का मास निकालना है और चार्ज यहाँ पे 1 है, तो यहाँ हम डिवाइड करेंगे 1 से, पूरे फार्मूला का वेट निकालेंगे और उसके बाद इसको हम डिवाइड करेंगे 1 से, क्योंकि यहाँ पे HSO4 माइनस में -1 चार्ज है इस वजह से। ठीक है, जब हम आयंस की बात करें तो यहाँ से गलती से भी हाइड्रोजन हटा नहीं दीजिएगा, सिर्फ यहाँ पे चार्ज की हम बात कर रहे हैं। तो जो वेट आएगा यहाँ फार्मूला वेट, वो आएगा S हाइड्रोजन का, सल्फर का और 4 ऑक्सीजन का, और डिवाइड होगा 1 से। सेम चीज हम यहाँ भी करेंगे, SO4 का हम मास निकालेंगे, फार्मूला वेट निकालेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है ये -2 है, क्योंकि यहाँ पे हम इक्विवेलेंट वेट लिख रहे हैं आयंस के लिए। ठीक, तो आयंस में हम कोई भी हाइड्रोजन या OH ग्रुप कुछ नहीं हटाएंगे, ध्यान रखिएगा, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। देन नेक्स्ट है हमारा लिमिटिंग रीएजेंट। ठीक है, देखिए लिमिटिंग रीएजेंट जो है ये आपका मोल्स वगैरह या एवोगाड्रो का जो हमने रिएक्शन हाइपोथेसिस पढ़ा था, जो हमने उसका थ्योरी पढ़ा है, एवोगाड्रो का जो हमने थ्योरी पढ़ा है, ये उससे काफी ज्यादा मिलता जुलता है, या यूं कहिए कि उसके जैसा ही है। लिमिटिंग रिएजेंट का एक चीज समझिए, वैसी चीजें रिएक्शंस में जो खत्म हो जाए। क्या प्रियांशु, क्या ठीक है? बीच बीच में मैसेज करते हो पॉपअप होता है ना। देखिए लिमिटिंग रीएजेंट का मतलब है कि रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाए, हम उसको लिमिटिंग रीएजेंट कहेंगे। लिमिटिंग रीएजेंट का असर देखने को कैसे मिलता है, तो आपका प्रोडक्ट लिमिट हो जाता है, प्रोडक्ट आपका रुक जाता है बनने के लिए। अब जैसे आप सिर्फ इस रिएक्शन को देखें, तो आपके पास हाइड्रोजन का 2 मोल है, ऑक्सीजन का 1 मोल है, और हमको मिल कितना रहा है, हाइड्रोजन, वाटर का 2 मोल। इस चीज को अगर
चीज को देखिए, आपके पास हाइड्रोजन के 2 मोल, उसके बाद ऑक्सीजन का 1 मोल, ये हमको देगा क्या, ये हमको देगा वाटर का 2 मोल। ठीक है, अभी लिमिटिंग रिएजेंट हम समझते कैसे हैं, तो देखिए जब ऑक्सीजन का 1 मोल यूज हो रहा है तब हाइड्रोजन का 2 मोल यूज हो रहा है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि अगर इस कंडीशन में अगर आपको दिया जाए कि हाइड्रोजन 10 मोल है और ये ऑक्सीजन 7 मोल है, तो हमको ये कितना मिलना चाहिए, हमको 10 मोल मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि अगर इस कंडीशन में सॉरी स्टार्टिंग में 0 होगा, देन कुछ समय के बाद मान लो हमारा ये पूरा का पूरा खत्म हो जाए, ठीक, पूरा का पूरा खत्म हो जाए, तो ये हमको कितना मिलेगा, 0 मोल कुछ समय के बाद। फिर अब एक चीज ध्यान दीजिए, वापस से 2 मोल हाइड्रोजन यूज हो रहा है तब जाके 1 मोल ऑक्सीजन खत्म होता है। तो जितना हाइड्रोजन लग रहा है ठीक उसका आधा हमको ऑक्सीजन लग रहा है। तो जब 10 मोल हाइड्रोजन आपको दिया जाए किसी रिएक्शन के लिए और उसमें से 10 का 10 मोल खत्म होगा, तो ऑक्सीजन ठीक उसका आधा खत्म होना चाहिए, मतलब हमारे पास 5 मोल ऑक्सीजन खत्म होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हमको क्या वाटर मिल जाएगा, 10 मोल्स ऑफ वाटर मिलेगा। क्यों, क्योंकि 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन खत्म हो रहा है इस वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, 5 मोल ऑक्सीजन लग गया, सॉरी 5 मोल ऑक्सीजन लगा, 10 मोल हाइड्रोजन लगा, तो हमारे पास बचा कितना, 2 मोल ऑक्सीजन का। क्यों बचा ऐसा, तो 7 मोल आपको ऑक्सीजन दिया गया था, 10 मोल हाइड्रोजन दिया गया था और पूछा गया था कि इसमें से कौन सा वाटर कितना बनेगा, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट किसी भी रिएक्शन में वो रिएक्टेंट होता है जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए। ठीक, रिएक्शन में जो पहले खत्म हो जाएगा उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, और जो रिएक्शन में रिएक्टेंट बचा रह जाए उसको हम कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। तो इस केस में देखिए हाइड्रोजन 2 मोल यूज हो रहा है, ऑक्सीजन 1 मोल, तो उस हिसाब से 10 मोल खत्म होगा और ये कितना खत्म होगा, 5 मोल। तो बचा कितना रह गया ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का 2 मोल बचा रह गया। इस केस में हम क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है और ऑक्सीजन हमारा एक्सेस रिएजेंट है। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट जो है हम बेसिकली उसके मोल्स से डिसाइड करते हैं कि किसका कितना मोल्स खत्म हुआ है और किसका कितना मोल्स बचा रह गया, वो हमको देता है लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, अभी आप ये एग्जांपल्स आप किसी भी चीज में लगा सकते हैं, चाहे अमोनिया का रिएक्शन हो या NaCl किसी का भी रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन आप देख रहे हैं, हर जगह लिमिटिंग रिएजेंट का आप एग्जांपल लगा सकते हैं। ठीक है, लगाने का वही तरीका है कि आप उसके मोल्स को जोड़ लीजिए कि आपको स्टार्टिंग में कितने मोल्स दिए गए हैं और कुछ समय के बाद कितने मोल्स आपके पास बचे हुए हैं, या फिर रिएक्शन जब खत्म हो रहा है तो आपके पास किसका कितना मोल्स बचा रह गया। इसी एग्जांपल को मैं फिर से समझा रहा हूँ, देखिए अगर 10 मोल दिया जाए हाइड्रोजन का और 7 मोल दिया जाए ऑक्सीजन का, तो उस कंडीशन में आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 10 मोल वाटर मिलेगा। क्यों, क्योंकि अगर 10 मोल हाइड्रोजन खत्म होगा तो जाके हमारा 5 मोल ऑक्सीजन खत्म होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन का 1 ही मोल यूटिलाइज होता है एक बैलेंस रिएक्शन में। वाटर प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन का 1 ही मोल यूटिलाइज होता है और हाइड्रोजन का 2 मोल यूटिलाइज होता है। इस कंडीशन में जितना हाइड्रोजन लगेगा उसका आधा ऑक्सीजन लगना चाहिए। तो हमारे पास दिए गए हैं 10 और 7, बचेगा कितना, ऑक्सीजन का सिर्फ 2 मोल बचेगा। तो इस कंडीशन में हाइड्रोजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा और ऑक्सीजन हमारा एक्सेस रिएजेंट कहलाएगा। और इस रिएक्शन को रोकेगा या स्टॉप करेगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं। हाइड्रोजन की वजह से ये रिएक्शन रुक जाएगा। देखिए इसको लिख रखा है मैंने, सिंस 2 moles of H2 reacts with 1 mole of O2, therefore 10 moles of H2 react with 5 moles of O2। ठीक है, इस बैलेंस रिएक्शन को अगर हम देखें तो 2 मोल रिएक्ट करेगा 1 मोल के साथ, तो 10 मोल रिएक्ट करेगा 5 मोल के साथ। Thus 2 moles of O2 remains and is known as excess reagent, and
H2 इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पे हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा और O2 हमारा एक्सेस रिएजेंट कहलाएगा। ध्यान दीजिए एग्जाम में या क्वेश्चंस में हमारा मतलब होता है लिमिटिंग रिएजेंट से, जो खत्म हो जाए पहले, हमें उससे ज़्यादा मतलब होता है या उसकी क्वांटिटी निकालने के लिए आती है। ठीक, आपके पास एक न्यूमेरिकल है, यहाँ पे न्यूमेरिकल पढ़िए, देखिए बनता है क्या। आपको एक ही काम करना है, सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट करना है और तब बताना है किसका कितना मोल्स बचा रह गया। सबसे पहला इसमें फर्स्ट पार्ट है, हाउ मच मैग्नीशियम सल्फाइड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 2 ग्राम ऑफ सल्फर बाय द रिएक्शन। जो हम स्टाइकायोमेट्री में लिखते थे, ठीक है, सबका मास लिख लीजिए, मोलर मास। उसके बाद लिखिए कि मोलर मास, जैसे मैग्नीशियम का आपके पास आएगा मोलर मास 24, तो लिखेंगे क्या, 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम प्रोड्यूसेस, mgs का मोलर मास निकाल लीजिए, उसको लिखिए प्रोड्यूसेस इतना मोलर मास, इतना मास ऑफ mgs, देयरफॉर 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम प्रोड्यूसेस, ऐसे करके आपको निकालना है। जो आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है ठीक उसी स्टेप से। नहीं है।